जो मेरी समझ ये कहती है कि एक विश्वास प्राप्त सरकार चल रही है, जिसको सदन में विश्वास हासिल है और वो चल रही है। अब वहाँ मान लीजिए गड़बड़ हो गई, अपनी पार्टी में ही विद्रोह हो गया, 40 इधर भाग गए, 30 उधर भाग गए, या विश्वास मत नहीं है, तो राज्यपाल अपना विवेक इस्तेमाल करके जो इन्होंने किया कोश्यारी जी ने, कि बीच में इंटरवीन करने लगे, मतलब शिवसेना के अंदर ही जो डिस्प्यूट हुआ उस पर ये इंटरवीन करके नहीं आप बहुमत साबित करिए क्योंकि चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये आप एक पार्टी के अंदर अगर विवाद हो रहा है उस पर दखल मत दीजिए। तो क्या यहाँ पे विवेकाधिकार लागू होता कि नहीं होता है? गवर्नर का विवेकाधिकार है तभी तो, अगर गवर्नर का विवेकाधिकार नहीं होता तो गवर्नर का वो रेजोल्यूशन जो डिसीजन था वो डिसीजन क्वैश कर दिया जाता। गवर्नर का विवेकाधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 163 को आपको इस्तेमाल करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपके सामने होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपके पास नहीं था, यानी आपने जो है वहां पर जो लेटर आपके पास, उस लेटर के बाद आपने तुरंत सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपने उनको फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार बनाने के लिए बुलाया, इसलिए आपकी मंशा जो है संदेहास्पद है। लेकिन सवाल दो उठता है कि क्या भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां होंगी तो क्या इस मैंडेट का पालन जो सिर्फ नैतिकता पर है, फिर मैं बात बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि क्या इस जजमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट का कोई मैंडेटरी इंप्लीकेशन उन गवर्नर्स के ऊपर होगा क्या? प्रश्न तो यह है। दूसरा, दो उदाहरण आप देखिए कि जब कर्नाटका में इसके पहले, इस इलेक्शन से पहले का इलेक्शन हुआ तो 15 दिन का जो समय उस समय भी गवर्नर ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को लेकर के और बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर 15-15 दिन का किसी पार्टी के फेवर में, यू कैन नॉट एक्ट एज एजेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करवाया, वहां पर फ्लोर टेस्ट हुआ। उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड में जब हरीश रावत सरकार आर्टिकल 356 इंपोज हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करने का टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन दिया। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास आघाड़ी के समय पर आप देखिए कि जिस समय अजीत पवार की और उनकी देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए सबसे जो वहां पर वरिष्ठ मेंबर थे उनको प्रोटेम स्पीकर बनाए। इन परिस्थितियों में जब मैटर ऑलरेडी पेंडिंग था तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस अगर कुछ था तो इस पर डिसीजन लेना आवश्यक होता है। एक्चुअली ये तो मैंने कहा कि एक पार्टी वो भी है, देखिए पार्टी इसमें एक है, उन्होंने डिसीजन लेने की। मेरे एक छोटा सवाल, उसके बाद मैं फिर आशुतोष जी और संजय पाल, क्या इस अगर राज्यपाल की इतनी गड़बड़ियां दिख रही थी, उनके इंटेंट पे क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट, तो ये फैसला पलटा नहीं जा सकता था? नहीं, अब क्या, लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। अब सरकार, अब फैसला पलटा भी जाता तो सुप्रीम कोर्ट तमाम सर्कमस्टेंसेस को एग्जामिन करते हुए डिसीजन देता है। फैसला पलट के अगर कहते भी तो फिर होता क्या? जब रिसिग्नेशन हो गया, रिसिग्नेशन दे दिया और आपने वॉलेंटरली रिसिग्नेशन दिया, तो आपका वो रिसिग्नेशन तो एक्सेप्ट नहीं होगा ना, आपको रिमूव किया जाता, आपको हटाया जाता, आप बने रहते, अपनी तरफ से नहीं रिजाइन करते, दूसरी पार्टी बन जाती, तब जरूर ये हो सकता था कि ये डिसीजन आता तो उसके कुछ मायने होते। आपने स्वयं से रिजाइन कर दिया तो ये ऑर्डर पास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जी, आशुतोष जी और संजय जी। आशुतोष जी, इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि राज्यपाल, स्पीकर, पार्टी, इन सब की गलतियां हैं और ये बिल्कुल साफ साफ सवाल है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां की गई राज्यपाल के इंटरवेंशन के थ्रू। अब उसमें एक विषय ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, जो खुद ही कोर्ट कह रहा है वो टेक्निकल नहीं देते तो हम कुछ करते। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब सब कुछ निकल गया तो हम विश्लेषण करके गलतियां निकालने की, ये नहीं करते तो हम ऐसा करते, वो नहीं करते तो हम ऐसा करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? दोनों की थीमेटिक दिल्ली में भी ले लीजिए, डिटेलिंग में हम लोग सेकंड सेगमेंट में जाएंगे। दिल्ली को अगर अभी लाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो बहस थोड़ी सी बिखर जाएगी। नहीं, इसलिए कह रहा हूं, नहीं थीमेटिक, क्योंकि दोनों राज्यपालों, एक एलजी है, पूरे राज्यपाल है, लेकिन दोनों काम वैसे ही हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मौलिक, मूलभूत, संवैधानिक जो अवधारणाएं हैं उनको पुनर्स्थापित करने का काम किया है। अब आप राज्यपाल के, और ये बहुत ही नुआंस्ड जजमेंट है, ये कोई बहुत ही स्थूल जजमेंट नहीं, बहुत ही नुआंस्ड जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के मसले पे क्या कहा है, बिल्कुल अश्विनी जी की राय बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा है कि भाई राजनीतिक पार्टियों के अंदर अगर कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई कलह चल रही है, कोई झगड़ा लड़ाई चल रही है, तो उसमें राज्यपाल को दखल देने का कोई अधिकार है। ये कोई नया फैसला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के मामले में नाबिया के मामले में भी बिल्कुल राज्यपाल की भूमिका को बिल्कुल स्थापित कर दिया था अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने। उसी को दोबारा उन्होंने एक तरीके से पुनर्स्थापित करने का काम किया। जो चीज नुआंस्ड है वो ये है कि ये तो सबको मालूम था, शिवसेना के अंदर एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी और उस विद्रोह की स्थिति से ये सबको लग रहा था कि ये सरकार तो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर क्या उन्होंने लिखकर ये दिया था कि हम इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं या समर्थन वापस नहीं लेते हैं। अगर उन्होंने लिखकर दिया होता तो वो ऑब्जेक्टिव मटेरियल होता जिसकी ओर अश्विनी जी इशारा कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव मटेरियल होता कि भाई हाँ, ये बात इतने लोगों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, लिहाजा सरकार को अब फ्लोर टेस्ट में जाके अपना बहुमत साबित करे कि भैया उनके पास बहुमत है या बहुमत नहीं है। तो उनका कहना यह कि राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद भी होंगे, राजनीतिक दल के अंदर अंदरूनी जो है आपस में नीतियों को लेकर मतभेद होंगे, झगड़े भी होंगे, मारपिटाई भी होगी, लेकिन क्या वो उस सरकार से जिसमें का वो हिस्सा है उससे समर्थन वापस लेने के लिए कोई सबूत है या नहीं है? चूंकि इस मामले में सबूत नहीं है, इसलिए राज्यपाल इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि राजनीतिक शिवसेना के अंदर झगड़ा चल रहा था, लिहाजा उस सरकार का समर्थन जो है वो कम हो गया और वो बहुमत की सरकार नहीं। ये यहां पे उन्होंने गवर्नर की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। फिर उन्होंने क्या कहा, इसको भी समझने की बात है। हाँ। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही स्थिति पैदा हो रही थी तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती सरकार के खिलाफ और फ्लोर टेस्ट होता। विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आया, राज्यपाल ने ये इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि आप जो है आप फ्लोर टेस्ट करिए। ये बड़ा नुआंस है। दूसरा जो स्पीकर को लेकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला है तो विप कौन नियुक्त करेगा, वो लेजिस्लेचर पार्टी नियुक्त नहीं कर सकती क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी जो मूल पार्टी है उसका एक हिस्सा है। हाँ। क्योंकि हिस्सा है इसलिए जो मूल पार्टी है वही तय करेगी, वही नियुक्त करेगी। आशुतोष जी एक मिनट यहाँ पर रुकिए, नहीं पॉइंट मिस हो जाएगा। मूल पार्टी कौन बची ये सदन के अंदर स्पीकर तय करेगा। ये विवाद तो उस समय भी हो गया था कि मूल पार्टी कौन है। नहीं, ये स्पीकर तय नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्पीकर कौन होगा, विप कौन होगा, ये जो मूल पार्टी है वो तय करेगी। जो लेजिस्लेचर पार्टी, जो विधायक दल है, वो मूल पार्टी का एक विंग कह सकते हैं, उसका एक विंग है। उद्धव ठाकरे उस वक्त तक उस पार्टी के अध्यक्ष थे, वही अधिकृत थे विप को नियुक्त करने के लिए या उनकी जो कार्यकारिणी थी वो नियुक्त करने की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये काम जो है वो विधायक दल नहीं कर सकता, इसलिए जो विप को नियुक्त करने का जो काम किया गया वो इलीगल है, गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि स्पीकर का यह अधिकार है कि वो ये तय करे कि एमएलए डिस्क्वालीफाई होते या नहीं होते। उन्होंने स्थापित किया इस बारे में, क्योंकि सदन के अंदर पार्टी, सुनिए ना सर एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए भाई, हमारे भी ज्ञानवर्धन करते रहिए आप। सदन के अंदर अगर एक पार्टी के अंदर दो हिस्से हो गए तो उसकी मान्यता कौन देगा? स्पीकर देगा। और एक गुट कह रहा है कि मैं तो इस पार्टी से हूं नहीं, असली मैं हूं। अब वो विवाद हो गया, सदन के अंदर विवाद हुआ, बाहर तो छोड़िए हो ही रहा है। वो कौन तय करेगा कि कौन वाला किसको मान्यता? तो वही देगा ना स्पीकर। सुप्रीम नहीं, चूंकि डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी डिस्प्यूटेड थे, उनके खिलाफ अर्जी लगी हुई थी अविश्वास की, तो कैसे तय करेंगे? जो नुआम राबिया केस आप बता रहे हो यही केस था ना। अब आपने एक और उसमें एक और एंगल डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधानसभा के अंदर का या संसद के अंदर का जो कार्रवाई है उसमें मैं दखल नहीं दे सकता। अगर किसी सदस्य की को डिस्क्वालीफाई करना, नहीं डिस्क्वालीफाई करना है, ये स्पीकर का अपना प्रेरोगेटिव है। स्पीकर एक बार फैसला कर लेगा तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर हम फैसला करेंगे। लेकिन अब स्पीकर को ये नहीं कह सकते कि आप इनको विधायक को अयोग करिए या ना करिए, ये मैं नहीं कर सकता। तो वो उन्होंने स्थापित किया। जहां तक ये डिप्टी स्पीकर का सवाल है, जो नबाम राबिया वाला मसला था, वो बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव है तो क्या वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो क्वेश्चन मार्क में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर ऐसा होता है, अगर इसको ऐसा होने दिया गया तो आगे सरकारें अस्थिर होंगी, क्योंकि अगर किसी विधायक को
मान लीजिए अगर डिफेक्ट करना है तो 5 विधायक खड़े हो जाएंगे, स्पीकर के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव कर देंगे, स्पीकर पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यहाँ डिफेक्शन आराम से हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये चूंकि 7 जजेस फैसला करें और जो उसमें बहुत विवाद है। आशुतोष जी, आप भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में थे, वो सरकार अल्टी पल्टी हो गई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली, उसमें पता नहीं क्या क्या चिट्ठी लिख दी उन्होंने, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता था कि हम उस विवाद में फंसे, तो एक बड़ी बेंच उसका तय करे कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली वो बहुत सही कर रहा है, बहुत टिपिकल इशू फंस गया कि अगर 5 लोग जाके कहते हैं तो विश्वास ही नहीं करता। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगी तो बहुत आसान होगा, 5 विधायक मिल जाएंगे, 15 विधायक मिल जाएंगे जिनको डिफेक्ट करना है पैसे लेकर या किसी और कारण से, वो स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ले आ देंगे। संजय जी, अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो फिर वो अपना फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो हायर बेंच है वो इस पर फैसला करे। जी संजय जी, ये महाराष्ट्र वाला जो मसला है, थीमेटिक तौर पे दिल्ली वाला भी, दोनों के नेचर एक है। ये एक तरीके से साफ ही दिखाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, अपनी विरोधी पार्टियों के सरकारों को परेशान करना, और जैसा उनको आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए या ऐसा, उसके खिलाफ वो काम करते हैं। ऐसा इस जजमेंट से लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसको। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ये कहते हैं कि अभी जो 16 विधायकों को कौन तय करेगा, स्पीकर तय करेगा, है ना, आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम आपकी बात पलट देते। जो मैंने अभी अश्विनी जी से सवाल पूछा था कि अगर उस समय क्योटिक सिचुएशन थी, अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, याद करिए, अभी तो सब कुछ लगता है कि नहीं सब कुछ ऐसा जैसा सुप्रीम कोर्ट कहानी सुना रहा है, लेकिन उस समय जो तबाही की स्थिति थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसके साथ है। उस परिस्थिति में राज्यपाल क्या कर रहे थे? तो आप इस सिचुएशन को क्या देख रहे हैं कि ये एक पूरा केस ऐसा बन रहा है, जो नैतिक सवाल बन रहा है कि भाई राज्यपाल लोग जो है अपनी हदों में नहीं रह रहे हैं आजकल। ये नीरज जी, समस्या राज्यपाल की आज से नहीं है। जिस समय केरला में पहली इस देश में चुनी हुई सरकार 1959 में इंदिरा गांधी एज कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर, जिस समय नमूद्रीपाद की सरकार को खारिज किया गया था, उस समय से ये मसला चल रहा है। उसके बाद रामलाल और तमाम लोग ऐसे लोग आए जिसके बारे में सवाल उठा। सवाल ये भी उठा 1997 में, जिस समय वाजपेयी से मतलब KR नारायण राष्ट्रपति, उनसे विश्वास मत लेने को कह रहे थे। ये भी कहा गया कि विश्वास मत अपोजिशन के सदस्य ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? तो ये एक अलग विवाद का विषय है। यहाँ जो उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव वो क्राइटेरिया उस समय उनके सामने वो नहीं था, गवर्नर के सामने। अब देखिए, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ सर माथे पे, लेकिन अगर आप जनमानस के भाव से जाएं तो पूरे 2 हफ्ते से रियलिटी टीवी चल रहा था सुबह से रात तक, और लोग देख रहे थे कि किस तरह से क्या वो विधायक उद्धव गुट के साथ हैं या नहीं है, क्या उस सरकार के प्रति उनका विश्वास है या नहीं है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब कुछ और हो सकता था, लिख करके दिया गया कि नहीं दिया गया, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ इस समय में, मतलब सीधा तौर पे मेरी मेमोरी वहां पे नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन लोग ये देख रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उस समय था या नहीं था। गवर्नर किस चीज से गाइडेड हुए वो तब के गवर्नर बता सकते हैं, उन्होंने आज कुछ कहा भी है। दूसरी बात यह है कि एक जो स्पीकर तय करेंगे, सही बात है, स्पीकर तय करेंगे, ये काफी पहले से इस बात को कहा जा रहा है और ये लेड आउट प्रिंसिपल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बात कही गई कि जो पॉलिटिकल पार्टी बाहर है, लेजिस्लेचर पार्टी का कोई रोल नहीं है, बाहर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहेगी वही तय होगा। अब मुझे लगता है कि इसका एक लार्जर बेरिंग जो होगा, मतलब कानून के जानकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन अपनी सामान्य समझ से कह रहा हूं कि जिस समय आप कहते हैं कि बाहर का, तो ये जो पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये एक तरह से रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समय में जो बाहर बैठा हुआ पार्टी है वो कभी नहीं चाहता कि उसकी पार्टी में कोई फूट हो, चाहे 1/3 हो, चाहे आधे हो या 80% विधायक चले जाएं, या 2 हो या 4 हो। बहुत सारे स्टेट्स में हमने देखा है कि जो जहां 2 विधायक या 4 विधायक के समर्थन का जरूरत होता है। एक तो सरकार जो अगले चुनाव में इस समय जाएगी, राजस्थान में, वहां भी ऐसा हुआ कि उसके वो 4 विधायक आ गए और वहां पार्टी कहती रही कि नहीं जी नहीं, या 2 विधायक आ गए या 1 विधायक आ गए। ऐसा कई जगह होता रहा है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको आप कह रहे हैं कि पार्टी पर से, जैसे यहाँ पर उद्धव ठाकरे है, उनके पास वो शिवसेना, आज वो पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार नहीं है जो पहले था, क्योंकि उनसे लोग चले। तो
अगर उनकी बात मान ली जाए तो कभी वहां दूसरे पक्ष चाहे कितना भी हो वो वो डिफेक्ट करके कहीं जा नहीं सकता या अपने अलग दल नहीं बना सकता। पहले के ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा गया था कि इतने साल के बाद क्यों, अब सरकार चलने के बाद समझ में आया। तो देखिए, ये तो फिर तो कोई डिवोर्स ही कभी नहीं होना चाहिए, शादी के मामले में भी कोई डिवोर्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए नैतिकता का प्रश्न है तो नैतिकता का प्रश्न आज से 4.5 साल पहले भी वहां था, क्योंकि जो चुन करके आए, इसके मूल में क्या है कि जो जिस पार्टी से चुन करके आए वो उस पार्टी के साथ 5 साल रहे, तो जो जिस पार्टी से जिस सिद्धांत पे जो पार्टी जाए चुनाव में वो भी उसी के साथ रहे। तो ये तमाम इसके साथ ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और आज की उन सिचुएशंस में क्या होगा, अगर उन सिचुएशंस में आज के पूरे को अगर आप उस अलग तरह से इंटरप्रेट करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में या पहले भी जितनी सरकारें में फेरबदल हुआ वो सारी की सारी चीजें जो इनवैलिड, अगर आप अगर पहले रेट्रोस्पेक्टिव अगर कोई चीज हो सकती तो वो सारी की सारी सरकारें जो हैं वो इलीगल हो जाएंगी। दूसरा है कि आने वाले समय में क्या, आने वाले समय का तो अभी मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन इसके जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो आज के लिए नहीं है, आने वाले बहुत बड़े समय के लिए है। बच गई बात नैतिकता की, तो नैतिकता और राजनीति से शायद दोनों चीज को जोड़ करके हर समय हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कल कोई बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद कुछ बोलते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो ये दोनों को समावेश नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये फैसला है इसके परिणाम अभी तो मान लीजिए वो सरकार बच गई, सपोजिंग कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता और पटल पे हार गए होते तो आज क्या होता? ये अब कल्पना करके देखिए कि आज क्या होता। ये खैर उस कल्पना में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो काफी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ये जो जजमेंट है ये बहुत सारे दूसरे सवाल भी खड़ा करता है जो आने वाले समय में तमाम जगह तमाम विवाद होंगे। नहीं सर, इससे कई सारे और विवाद खड़े होंगे, मुझे तो लगता है इसलिए क्योंकि देखिए अब जब ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने एक सवाल उठाया कि पार्टी बाहर से तय करेगी सदन के अंदर का कौन क्या हो रहा है, फिर डिस्क्वालिफिकेशन कौन तय करेगा, साहब स्पीकर तय करेगा, पार्टी किसकी ये कौन तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा। डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर कौन है, स्पीकर निष्पक्ष होता है, लेकिन होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो स्पीकर तो पॉलिटिकल पार्टी का होता है, राज्यपाल भी कौन होता है, वो भी बहुत निष्पक्ष होते हैं क्या, राज्यपाल भी तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही होते हैं। तो ये नैतिकता तो बड़ा अजीब सा एक कानून के दायरे में और नैतिकता के दायरे में बड़ा समस्या खड़ी रहती है। गुप्ता जी बताइए, आपको जोड़ना चाहते हैं। देखिए, नीरज जी, मैं नैतिकता की शुद्ध तौर पर कानून की बात करता हूं। हाँ, और एक कानून। साल पहले हम लोग रिवर्स करते हैं। आपने और संजय जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। आपने बोला है मूल दल कौन है और संजय जी ने दल बदल विरोधी कानून के अप्रासंगिक होने की बात की है। और यहीं से पूरी बात चालू होती है कि एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करके डिप्टी स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन करने से रोका और यहां से अन्याय की पूरी बुनियाद हुई। और उस अन्याय की बुनियाद में एक महल खड़ा किया गया जिसमें दीवार खड़ी की राज्यपाल ने, एक छत खड़ी की स्पीकर ने और उस पर कई मंजिल बनाई चुनाव आयोग ने। लेकिन उसकी जड़ में, और उस जड़ का सबसे बड़ा खामियाजा हुआ कि संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अप्रासंगिक हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो बोलते हैं कि अगर आपने त्यागपत्र नहीं दिया होता तो शायद हम घड़ी की सुई रिवर्स कर देते। एक मध्य प्रदेश में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज महिला जज थी, उनका कुछ एक मामला था और उन्होंने उत्पीड़न की वजह से त्यागपत्र दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद उनकी बहाली कर दी। सवाल खड़ा हुआ था कि त्यागपत्र के बाद जब उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है तो उनकी बहाली कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत अपार अधिकार हैं और अगर इस पूरे मामले में अन्याय की जो नींव थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी थी तो उस अन्याय को खत्म करने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट की थी। ये पूरा फैसला सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक इंपॉर्टेंस का है, लेकिन इससे संविधान में जो 10वीं अनुसूची है वो पूरी अप्रासंगिक हो गई है। जी हाँ, मुझे ध्यान आता है एक जज साहब थे